हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं उसके रिलेटेड जो रिगार्डिंग जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड और भी जो भी अदर फिजिक्स से रिलेटेड बातें होंगी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आई होप कि आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद नेसेसरी थ्योरी एंड ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। देखिए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन की लाइन को समझिएगा एंड टू द पॉइंट लिखना है आपको। अगर टू द पॉइंट अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले सीधा बात है कि जो बोला गया है केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आलतू फालतू बातों को नहीं लिखने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है आप डेफिनेशन देख सकते हैं। द फेनोमेना ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो या दो से ज़्यादा लाइट सोर्सेज आपस में कोहेरेंटली क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं आपस में दूसरे से इस तरीके से इंटरफेयर करते हैं कि उनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है स्क्रीन पे, तो उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक टर्म जो आया है कोहेरेंट सोर्स। देखिए कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स उन सोर्सेस ऑफ लाइट को कहते हैं जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। ठीक है, इनफैक्ट दे हैव अ नेसेसरी कंडीशन नहीं कि उनके एम्पलीट्यूड सेम ही हो, नेसेसरी कंडीशन नहीं कि उनके फ्रीक्वेंसीज सेम ही हो, लेकिन उनका फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये कोहेरेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में है, तो मैं आप बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लिट्स और ये हो गया एक सिंगल यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ से ये वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है और यहाँ पे ये स्लिट्स से S1 और S2। ठीक है, मैं जूम करके अब दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे S1 और S2 दो स्लिट्स है जहाँ से लाइट वेव्स निकल रही है। ठीक है, और ये स्लिट्स किसकी तरह काम करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगे जो आपस में देख सकते हैं इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस के करने के बाद यहाँ फ्रिंजेस का एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के बता दूँ। एज पर हाइजेंस प्रिंसिपल स्लिट एस सेंड वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, in this figure dotted arc represent the troughs and the solid arc represent the crest of the। इस पूरे जो हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार आप जानते हैं कि कोई भी सोर्स क्या करता है, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है सभी डायरेक्शन में। आपको पता है पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल होता है, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल होता है और डिस्टेंस सोर्स के लिए प्लेनर वेव फ्रंट होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब इस तरीके से वेव फ्रंट बना रहा है तो यहाँ जो सॉलिड लाइन है वो ट्रप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डॉट लाइन है वो क्रेस्ट को, यानी ये क्रेस्ट और ये क्या होता है, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद ये जो स्लिट है S1 S2 बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम कर रहा है विच आर इन फेज। ओके, या तो ये दोनों सेम फेज में है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है कि व्हेन दे रीचेज द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन बिकॉज, और जब ये ओ पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो उनके बीच में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज में देखने को मिलेंगे जब वो ओ पॉइंट पे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों के लिए S1O और S2O का डिफरेंस कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ से वो दोनों इक्वल पाथ को कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ इसी तरह से दिस रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो यहाँ स्क्रीन पे जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द फिगर बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट ओ सो इज इट इज़ नोन एज। तो यहाँ इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद जो मैक्सिमम उसके फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मिनिमा और जो मिनिमा जो डार्क स्पॉट बनेंगे, ठीक है, उनको हम लोग मिनिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन को बोला कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नेसेसरी। डबल स्लिट में सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेरिवेशन किया हुआ है। ओके, आपको यहाँ से यहाँ इनकी सेपरेशन को हमने क्या माना है, कैपिटल डी माना है, इनके बीच में स्मॉल डी, और यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, आपकी रिवीजन हो गई ऑलरेडी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पाथ डिफरेंस H2P निकालेंगे, ठीक है, ये आएगा, और उसी तरीके से अगर हम लोग S1P निकालेंगे तो आपका ये आएगा, और इनका जो डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस क्या देगा, YD/D। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। और इसके लिए हमें और क्या चाहिए, फ्रिंज ब्रिथ। फ्रिंज ब्रिथ क्या होता है आपको पता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। फिर फ्रिंज ब्रिथ का मतलब होता है कि दो ब्राइट के बीच में कोई डार्क मिल के होता है, डार्क की जो चौड़ाई होती है उसको कहते हैं फ्रिंज ब्रिथ, और फ्रिंज ब्रिथ जो होता है वो होता है d λ/d होता है। ठीक है, देखिए इसमें इस PDF में तो यहाँ नहीं निकाला गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ और थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ से देखिए, मैं सिर्फ फ्रंट पेज में लेता हूँ।
ठीक है, इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं। देखिए होता क्या है कि स्क्रीन पे आप जब देखेंगे वाई एन, तो वो हो जाता है जो ब्राइट के लिए कंडीशन होता है वो एन डी लेमडा बाई डी होता है। तो अगर हम वाई एन माइनस वन लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एन माइनस वन डी लेमडा बाई डी आ जाएगा। ओके, डी लेमडा बाई डी। और जो फ्रिंज ब्रीथ होगा आप इन दोनों को वाई एन माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा डी लेमडा बाई बी। तो ये किसका फ्रिंज होगा? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के लिए कंडीशन है, ये ब्राइट का कंडीशन है। ब्राइट से हम लोग क्या पहुंचेंगे? दो ब्राइट के बीच का ये डार्क का फ्रिंज भी है। उसी तरह से डार्क का निकालेंगे तो दोनों क्या मिलता है आपको? इक्वल ही मिलता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज बायो-सैवर्ट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, आपको करंट कैरिंग सर्कुलर, पहले तो आपसे बायो-सैवर्ट लॉ का डेफिनेशन पूछा गया और उसके बाद आपको करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण से आपको नहीं, यानी ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर बोला गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ से उतार सकते हैं आराम से। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या बताता है? किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी उसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड वो बात करता है कोई भी कंडक्टर के कारण से। तो आपको पता है, ये सपोज कीजिए एक वायर है जिसका इसमें डीएल सेक्शन पे कितना करंट जा रहा है? आई करंट, और हमने एक पॉइंट लिया है पी। ओके, तो इस पॉइंट पी पे करंट जो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप सिंपल कर्ल रूल से निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होगा? जिसमें करंट जिधर जा रहा है और पॉइंट जिधर, उनके बीच के एंगल को थीटा बोल, उसके साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम सारे रिजल्ट को मिलाते हैं तो डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते कांस्टेंट डालते हैं जिसका नाम है के, और के का मान क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। और यूनिट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। और जब हम इसे पुट कर देंगे तो डी वी बराबर क्या आएगा? ये बायो-सैवर्ट लॉ के कारण से एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये तो हो गया, ये आपने अगर आधा लिखते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि सर्कुलरली करंट कैरिंग वायर, कि यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण से आपको निकालना है मैग्नेटिक। तो ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस तो हो गई, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, तो आप इसे उतार लीजिएगा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसके कारण से उसका लेवल डायग्राम बना है, उसके कारण से उसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज, एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। आईपीस उसको कहते हैं जो ये होता है आईपीस और ये होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो आईपीस होता है वो होता है, ये जो आईपीस है, ये आईपीस है, वो होता है आंख के सामने, इसलिए इसका नाम है आईपीस, और ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक तरह का होता है लेंसेज का सिस्टम बना हो जिसका यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन के लिए किया जाता है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बताया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर भी दो कंडीशन होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, जो तो फिजिक्स के जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे वीडियो, कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, यानी नॉर्मल आई और स्ट्रेंड आई के कंडीशन क्या क्या हैं और उनके लिए मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है। तो आप, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिराइव है, ये पीडीएफ का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप आराम से इसे उतार सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि स्टेट गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूजिंग दिस थ्योरम टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल एट द पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। एक पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड द सेल में क्या बोला गया है? ठीक है, आपको पूछा कि गॉसेस थ्योरम पहले क्या है वो लिखना है, उसके बाद उस थ्योरम का यूज़ करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस थीन स्फेरिकल सेल के कारण से उसके आउटसाइड सरफेस पे और आउटसाइड और इनसाइड पे निकालना है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं आपकी डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम द चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, और एक्चुअली फ्री स्पेस के लिए आप जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 हो जाता है। ओके, अब ये तो हो गया। इसके बाद अब उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। सपोज कीजिए ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल पे, इस पर हमने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ और यहाँ पर हमने एक पॉइंट है
पी लिया जो कि इसके आउटसाइड पे है, तो आप कैसे करके निकालिएगा देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कि गॉसेस लॉ से आप स्टेटमेंट लिखने का लिख लीजिएगा। हम पहले यहाँ पर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से अब देख सकते हैं यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ई का ई बार है, डी एस का इंटीग्रेशन करें 4 पाई r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फॉर्मूला क्या है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो कि पॉइंट चार्ज के कारण से ऑलरेडी होता है, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए ट्रू है। लेकिन जैसे ही इनसाइड हो जाएंगे, ठीक है, इसके कारण से आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर हॉलो स्फेरिकल सेल रखा रहता है, ठीक है, क्या रखा मिलता है, अगर हॉलो स्फेरिकल सेल मिलता है और उसके इनसाइड में बात करते हैं तो इनसाइड में तो कोई भी चार्जेस नहीं है, इसलिए क्यू जीरो है, तो क्यू इनक्लोज्ड ही जीरो है, तो गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गया, जीरो आएगा। क्लियर है। अब मुझे आंसर जो है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि सॉलिड स्फेयर के केस में एट द आउटसाइड ऑफ द स्फेयर और सरफेस पे और इनसाइड में क्या फॉर्मूला होता है, और उसका ग्राफ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए किस तरीके का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, 66 के हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि डिफाइन विथ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे पूछा है, तो आपसे देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट कैरिंग लूप ऑफ अ कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एट टॉस। तो बस इसका यही है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्या महसूस होता है, टॉर्क महसूस होता है। टॉर्क क्या लाता है, रोटेशन लाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ, मैं एक बार जूम पिक्चर करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इसमें फॉस्फोरस ब्रांच लगा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर फॉस्फोरस का ब्रांच ही क्यों लगा हुआ है, और सॉफ्ट आयरन कोर का ही यूज़ क्यों किया जाता है, कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ है क्योंकि अब लास्ट टाइम पे है, तो सॉफ्ट आयरन कोर की वजह नहीं समझना चाहेंगे, लेकिन जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनसे एक रहेगी कि वो कमेंट सेक्शन बताए कि इसमें फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, बाकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, टॉर्क। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा इस पीडीएफ को समझने में, कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। एक्जैक्टली में एक आपका, ठीक है, फॉर्मूला निकल के सामने आएगा जब आप ग्रेजुएशन में होंगे। टॉर्क बराबर आप जब पढ़िएगा, जिसको आप लोग टॉर्क पर यूनिट, टॉर्क बाई थीटा, जिसको कपल पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं, वहाँ पे आप पढ़िएगा ईटा पाई r⁴ बाई 12, ठीक है, ईटा पाई r⁴ बाई 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ईटा है, इससे आप लोग कहते हैं, हमेशा हम लोग कहते थे शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पाई आप जान रहे हैं, आर मतलब उस जो भी वायर होगा उसके ट्विस्ट, इसके रेडियस, और एल मतलब उसकी लेंथ है। तो यहाँ से टॉर्क बराबर क्या दिख रहा है, थीटा को वहाँ पे देंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा। तो आप आराम से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, देख सकते हैं आई बाई थीटा बाई आई, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और आप एक टर्म सुना होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप मुझे, मैं आपके लिए क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी भी कॉयल, किसी भी गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो बताइए कौन से पैरामीटर चेंज होगी, उसके करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या दोनों ही घट जाएगी, या करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगी, या वोल्टेज या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 4 पैरामीटर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, डिराइव द रिलेशन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। तो सबसे पहला एक टर्म बोला गया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। रेडियो एक्टिविटी कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब स्टार्ट होगा। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा फॉर द हेवी, फ्रॉम द हेवी एलिमेंट, ठीक है, ताकि वो क्या रहे कि वो खुद को स्टेबल कर सके। तो इसी इमिशन को ही क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ओके। और इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हम मानते हैं किसी सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपको पता है तो आप सीख सकते हैं कि dn बाई dt जो होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स लेफ्ट एट दैट टाइम इन दैट सैंपल, ओके। तो डी एन इक्वल टू माइनस लैम्डा, माइनस साइन यही डिनोट करता है कि टाइम के साथ रेट ऑफ डीके क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसका रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, ओके। और देख सकते हैं अभी सब सॉल्व करते हैं तो इससे हम एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ओके। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन बोला कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट डायग्राम फॉर द पीएन जंक्शन यूजिंग अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करके आपको, देखिए ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारा जो दूसरा चैनल है, ठीक है, उसमें हमने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया हुआ, उसमें हाफ वेव और फुल वेव मैं
टीम से कहूँगा कि उसमें जो है कि इस वीडियो का लिंक जो है आपको पीएन जंक्शन का पूरा लिंक जो है आपको शेयर कर दे, ताकि आपके लिए हेल्प होगा। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको क्या होता है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी, वो भी फुल आउटपुट में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एसी में अगर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में ओमेगा डाला है तो यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो आंसर होगी 2 ओमेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एसी सर्किट है, ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट है, ये होगी, इसे आप कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, इनके बीच में फ्लक्स लिंक हो रहा है। यहाँ पर हमने एक डायोड यहाँ D1 और एक क्या लगाया, डायोड D, और आपको आउटपुट यहाँ बीच में रेसिस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है इनपुट, ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट। देखिए आउटपुट बिल्कुल एक ही साइड में हो गया, और इसमें आप कैपेसिटर लगा के ये फिल्टर करता है, और तब जाके आउटपुट पूरी तरीके से डीसी का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये अभी भी एसी इंक्लूडिंग है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहला तो देखिए इसमें जनरल बात है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैसेज सिग्नल की, तो ट्रांसमीटर होना चाहिए, ट्रांसमीटर के थ्रू से क्या आएगा, फिर ट्रांसमीटर चैनल आएगा, उसके बाद रिसीवर आएगा, फिर ट्रांसमीटर चैनल में नॉइज इनपुट होता है, यूजर डेस्टिनेशन होता है। तो ये सब कुछ ब्लॉक डायग्राम का मतलब यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं उनको प्रीफर करना होता है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप बहुत ही आराम से जानते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें टर्फ वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये तो कंप्लीट थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है विच इज जस्ट सफिशिएंट टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल विद जीरो वेव व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड टू फॉर्म द लाइट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपको बोला गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस पे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो सके, वहाँ से इमिशन हो सके, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जानते हैं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो रिटार्डिंग प्लेट है, एक कलेक्टर, एक इमीटर प्लेट होता है, इमीटर प्लेट, इसमें सॉरी, यहाँ पर जो कलेक्टर प्लेट है उसकी मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल होगी कि जो इमीटर प्लेट से निकल रही है हाईली काइनेटिक एनर्जी, उसका क्या होता है, उसको वो रोक सके। अच्छा ठीक है, अभी मैं बात समझिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो फैक्ट आपको मदद करेंगे कि जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पता है कि सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है, बाकी उनकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक, सबकी एनर्जी एक जैसी क्यों नहीं हो पाती, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट और सिंसियर स्टूडेंट हो तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल टू आंसर फॉर एनी वन टू गिव द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हेंस ऑर्बिट। अगर आपको बोलता है कि बोर्स का ऑर्बिट, देखिए बोर्स का फॉर्मूला का यूज़ करके आपको बताना है कि यहाँ पर ऑर्बिट में जो एटॉमिक जो रेडियस होगा उसमें किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो इसकी मैंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई हुई है मेरे खुद के चैनल पे, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। बोर्स मॉडल है तो आप उसे आराम से देख के उसका नोट्स बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ से उसे नोट कर ले तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे तो आपके पास हैंड रिटन है कि आप यहाँ देख सकते हैं, बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जेडी है, उसके चारों ओर घूम रहा है, उसके कारण से रेडियस निकालना है, ठीक है। देखिए मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ। आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के जेड ई स्क्वायर बाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। और वो किसके, आपको पता है कि बोर्स के पहुंचे एम भी आर जो होता है वो होता है एन एच बाई 2 पाई। तो जब इसको सॉल्व कर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और आर निकल जाएगा। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था, ओके ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं जो ज़रूरी वीडियो है उनके लिंक यहाँ पे दिलवा देता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा हो सकता है मैं फास्ट बता रहा हूँ बट टाइम की कमी रहती है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप सब पहले क्या कीजिए, इन सबको पहले नोट कीजिए, क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू टू फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। थैंक यू।